Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 22nd July. And if you are liking this analysis, then please like, share and subscribe. I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you have to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. बाकी सारी डिटेल्स रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी. अगर आपका कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है प्रेसिडेंट इलेक्ट मुर्मू. Scripting History Thursday, NDA candidate Draupadi Murmu became the first tribal woman to be elected to the highest post in the country, its 15th president. तो कंट्री को अपना 15th president मिल चुका है और कंट्री की 15th president हैं द्रौपदी मुर्मू जी एंड शी इज़ द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द हाईएस्ट पोस्ट इन द कंट्री. और वो यहाँ पर पहली ट्राइबल महिला है जो कि प्रेसिडेंट बनी है. अब प्रेसिडेंट को ओथ कौन एडमिनिस्टर कराता है? तो प्रेसिडेंट को ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो 64 ईयर ओल्ड विल बी एडमिनिस्टर्ड द प्रेसिडेंशियल ओथ ऑफ ऑफिस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. फिर यहाँ पर सेकंड न्यूज़ है कि क्रॉस वोटिंग हुई है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो एमपी और एमएलएज को फोर्स नहीं कर सकती कि आपको इसी कैंडिडेट को वोट करना है. जो एमपीज़ और एमएलएज हैं वो अपनी कॉन्शियंस के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं. उनकी जो भी प्रायोरिटीज़ या प्रेफरेंसेज हैं वो उसके अकॉर्डिंग वोट कर सकते हैं. उनको यहाँ पर कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इसी कैंडिडेट को वोट करना है, जिसकी वजह से हमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली. सेकेंड न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट अलाउज एबॉर्शन एट 24 वीक्स. तो ये केस हमने कल एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस किया था कि एक 25 ईयर ओल्ड महिला है जो कि 24 वीक्स प्रेग्नेंट थी और वो यहाँ पर एबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया था. अब हाई कोर्ट ने क्यों डिनाई किया था वो भी हमने कल डिस्कस किया था. एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब अलाउ कर दिया है. तो अंडरलाइनिंग दैट अ डिस्टिंक्शन इन लॉ बिटवीन अ मैरिड एंड एन अनमैरिड वुमन शुड हैव नो बेयरिंग ऑन द राइट टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी एंड पिटिशनर शुड नॉट बी डिनाइड द बेनिफिट मेयरली ऑन द ग्राउंड कि वो यहाँ पर अनमैरिड वुमेन है. तो ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है. इसके अलावा एक बार हम एक्ट देख लेते हैं. सेंट्रल लॉ ऑन अबॉर्शन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो कि अलाउ करता है कि 20 हफ्ते तक तो कोई भी महिला यहाँ पर टर्मिनेट करा सकती है प्रेगनेंसी. सिर्फ यहाँ पर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की ज़रूरत है. लेकिन 20 से 24 हफ्तों के बीच में अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है तो इसमें कुछ कैटेगरीज ऑफ वुमेन को ही अलाउ किया गया है. तो रूल 3B ऑफ रूल्स एनेक्स टू द MTP एक्ट विच वॉज अमेंडेड इन 2021 स्पेसिफाई 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन जो कि 20 से 24 हफ्तों के बीच में भी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं. अभी कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ वुमेन हैं? सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट, माइनर्स, दोज हु हैव चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस. तो इसमें आप देख रहे हो एक कैटेगरी ऑफ वुमेन ये है दोज हु हैव अ चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी. या तो विडोहुड हो गया, ये तो डिवोर्स हो गई. लेकिन यहाँ पर अनमैरिड वुमेन के बारे में नहीं लिखा हुआ है एक्ट में. विमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, मेंटली इल विमेन, विमेन कैरिंग malformed fetus that has substantial risk of being incompatible with life, या विमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स. तो ये 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन है जिसको कि अलाउ किया जाता है कि वो 20 से 24 हफ्तों के बीच में भी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है. While the law recognizes change in circumstance of the relationship status between a pregnant woman and her spouse, लेकिन इसमें अनमैरिड वुमेन के लिए प्रोविजन नहीं है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है. तो इन द केस ऑफ डाइवोर्स एंड विडोहुड इट डज नॉट एनविसाज द सिचुएशन फॉर अनमैरिड वुमेन. तो ये जो जजमेंट आया है बेसिकली ये इसी गैप को फिल करता है कि यहाँ पर आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हो बिटवीन अ मैरिड एंड एन अनमैरिड वुमेन. अब हम आगे चलते हैं. In IIMs, few SCs, STs admitted to PhD pool shallow over the years. The intake of PhDs from SC, ST and OBC communities in IIMs has remained low over years. तो अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो अभी हमें पता चलेगा. The Indian Institutes of Management are far from meeting the reservation norms. For scheduled caste 15% होता है, scheduled tribe 7.5% होता है और OBC के लिए 27% रिजर्वेशन होता है. लेकिन अगर हम देखें among the total 757 students admitted in PhD programs of the IIMs between 2018-19 and 2021-22, SCs account for just 6.6%, STs 1.9%, OBC 17.17% and the general category around 72%. तो आप देख सकते हो SC, ST, OBC का जो यहाँ पर पूल है वो कितना ज़्यादा कम है.
The intake of PhDs from SC, ST and OBC communities in IIMs has remained low over years. तो आप देख सकते हो कि रिजर्वेशन के बाद भी इतना ज़्यादा कम इंटेक है. This has also impacted the social diversity among faculty in the country's elite B schools since it is the pool of PhDs that can serve as a catchment area. तो जिसकी वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पूल है SC, ST का वो ही बहुत ज़्यादा कम है. आगे चलते हैं हम. MP फॉरेस्ट स्टाफ गेट रेडी बट वाई चीताज मे नॉट रोम फ्री. अब इंडिया में चीता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एज सच री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. तो यहाँ पर 8 चीता आएंगे नेमीबिया से और 12 आएंगे साउथ अफ्रीका से. कहाँ पर आएंगे? तो कूनो पालपुर में आएंगे, मध्य प्रदेश में. तो ग्राउंड स्टाफ एट कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश आर बिजी स्टॉकिंग अपॉन नेचुरल प्रे. अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चीता सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखने वाली बात है, लेकिन इनको ऐसा लगता है नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. और 50% हमें मोर्टालिटी रेट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा. अब रीज़न क्यों है कि क्यों नहीं सर्वाइव कर पाएंगे? तो पहला तो जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस्ट हो चुका है. ऐसे में जो प्रेज है उनको आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा फॉर द चीताज. अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट्स पॉपुलेशन वाइबिलिटी एनालिसिस, द चीताज विल हैव अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर ओनली इन अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 50 और मोर. तो अगर हम देखें तो जो कूनो पालपुर है वहाँ पर मैक्सिमम जितने चीता रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, वो लगभग 21 चीता हैं. लेकिन हमें लगभग 50 चीता की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें चीतास को सस्टेन कराना है और हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म चीता इंडिया में रहें इन कूनो, एंड दैट इट वुड टेक 30 to 40 years डिपेंडिंग ऑन सर्वाइवल. अब यहाँ पर चीता को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. तो 12, 8, 20 चीता तो हमें बाहर से मिल जाएंगे. उसके बाद हमें जेनेटिक पूल इंक्रीज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम चीता को सर्वाइव करवा सकें. वी हैव टू एक्नॉलेज द ग्राउंड रियलिटी. चीताज विल ऑलवेज वॉन्डर अराउंड एंड वी आर लुकिंग एट अप टू 50% मोर्टालिटी. तो लगभग 50% मोर्टालिटी हो सकती है, लेकिन अगर नेचुरल कनेक्टिविटी नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल 21 से ज़्यादा चीता हो जाएंगे, फिर आपको ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा. तो ऐसे में जो फ्रेगमेंटेशन होगा उनके हैबिटेट का, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी. हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम बट मेनी टाइगर रिजर्व्स स्टिल होल्ड वायबल पॉपुलेशंस विद 20 ब्रीडिंग फीमेल्स और मोर. सुप्रीम कोर्ट ने पहले चीता को इंट्रोड्यूस करने से मना कर दिया था. The Supreme Court shot down the cheetah project and set a 6-month deadline for shifting a few lions from the isolated population in the Gujarat's Gir National Park. और ये कहा गया था जो गुजरात के गिर नेशनल पार्क में जो यहाँ पर एशियाटिक लायन है उनको शिफ्ट किया जाए फ्रॉम गुजरात टू मध्य प्रदेश. एज गुजरात हेल्ड ऑन टू इट्स लाइन, लेकिन यहाँ पर जो लाइन्स हैं उनको शिफ्ट नहीं किया गया. फिर सेंटर ने वापस से चीता का री इंट्रोडक्शन के प्लान को रिवाइव किया और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन नॉट दे दिया कि हाँ आप चीता को कर सकते हो री इंट्रोड्यूस, लेकिन अभी उसको आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही करो. अब हम आगे चलते हैं. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे. नो प्रपोजल टू इंक्रीज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज. तो हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस की होती है 65 ईयर्स. तो बेसिकली यहाँ पर ये प्रपोजल था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी यहाँ पर जो रिटायरमेंट एज है उसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए. तो उसके 2 रीजन्स हैं इंक्रीज़ करने के. पहली बात तो ये जो जुडिशियल पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल यहाँ पर वैकेंसीज़ है, इसके अलावा जो पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है अगर हम यहाँ पर रिटायरमेंट एज बढ़ा दें. और दूसरी बात जो जजेस होते हैं उनको ये लगता है कि जब वो रिटायर हो जाएं तो उनको कोई एग्जीक्यूटिव में कोई यहाँ पर पोजीशन मिल जाए, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट को फेवर करें. तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है अगर हम रिटायरमेंट एज को इंक्रीज़ कर दें. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एज ऑफ द रिटायरमेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस इज 65 और हाई कोर्ट जजेस की जो यहाँ पर रिटायरमेंट एज है वो 62 है. इनिशियली जो रिटायरमेंट एज थी हाई कोर्ट जजेस की वो 60 थी, बाद में इसको इंक्रीज़ किया गया था 62. तो अभी हाई कोर्ट जजेस की 62 है, सुप्रीम कोर्ट की 65 है. द आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर जजेस हैज़ बीन mooted फॉर डिकेड्स. तो बेसिकली ये माना जा रहा है कि ये सोल्यूशन है कि जो बहुत ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस है और जो जुडिशियल वैकेंसीज़ है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती अगर हम यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ जजेस जो है उसकी एज बढ़ा दें. It has also been discussed in the context of ensuring serving judges do not look for post-retirement jobs from the executive. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब जजेस रिटायर होने वाले होते हैं तो उनको ये लगता है कि उनको कोई जॉब मिल जाए गवर्नमेंट में, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो उसको फेवर करें जजमेंट देते समय, इस उम्मीद में कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी एग्जीक्यूटिव में. फॉर एग्जाम्पल उनको किसी कमेटी का चेयरमैन बना दिया, तो वो ये यहाँ पर अगर उम्मीद करेंगे तो वो अपने जजमेंट्स पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं दे पाएंगे. आर्टिकल 124 क्लॉज 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बार्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम प्रैक्टिस बिफोर एनी फोरम. तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी फोरम के सामने प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. हाई कोर्ट के जजेस भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उसमें फिर अमेंडमेंट किया गया 1956 में और ये कहा गया जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके अलावा जिस हाई कोर्ट में वो थे उसके अलावा किसी और हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं.
and an amendment was brought in 1956 to allow practice before the Supreme Court and High Court other than the one they have served in. In 1974, 58th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है और जो हाई कोर्ट के जजमेंट की रिटायरमेंट एज है वो इक्वल कर देनी चाहिए। फिर 2002 में जस्टिस वेंकटचलिया रिपोर्ट का भी ये कहना था जो यहाँ पर रिटायरमेंट एज है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की इंक्रीज़ कर देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस की 68 कर देनी चाहिए और हाई कोर्ट के जजेस की 65 कर देनी चाहिए। लेकिन सेंटर ने कहा है अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज को इंक्रीज़ करने के लिए। सेंटर रिजेक्ट्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंडिया को इसने रैंक किया था 180 कंट्रीज़ में से 150 कि हमारे यहाँ पर जो मीडिया फ्रीडम है वो बिल्कुल नहीं है। तो रिपोर्ट डिस्क्राइब्ड इंडिया एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ फॉर द मीडिया और इसमें ये बताया गया था कि इंडिया में जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक होता है, फिजिकल वायलेंस होता है, पुलिस वायलेंस होता है। इसके अलावा ये सब बताया गया था। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इनकी जो मेथडोलॉजी है ये रैंक निकालने की ये बहुत ज़्यादा ओपेक है। तो इन अ रिटन रिप्लाई इन राज्यसभा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर सेड द गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री विद कंक्लूजन्स जो कि इस रिपोर्ट से हमें देखने को मिले हैं। दीज ही स्टेटेड इंक्लूड वेरी लो सैम्पल साइज। पहला तो ये जो रिपोर्ट निकालते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, इसमें सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी बात जो फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं उसको बिल्कुल भी यहाँ पर वेटेज नहीं दिया गया, इसीलिए हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते। इस रिपोर्ट की मेथडोलॉजी ही गलत है। अब हम आगे चलते हैं। ये अंटार्कटिक बिल एज सच डिस्कस नहीं हुआ तो हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। इन्फॉर्म इफ स्टेट्स यूटीज कंप्लाइंग टू कर्ब हेट स्पीच सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ये कहा है कि आप ये देखो कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए रूल्स को कंप्लाई कर रहे हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या रूलिंग्स है रिगार्डिंग हेट स्पीच एंड मॉब लिंचिंग। इन अ 2018 रूलिंग तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया था द स्वीपिंग फिनोमिनन ऑफ लिंचिंग एंड मॉब वायलेंस इन द कंट्री और इन्होंने यहाँ पर सेंटर को डायरेक्शंस इशू किए थे और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस इशू किए थे कि आप यहाँ पर कर्ब करो ये जो वायलेंस हो रहा है मॉब लिंचिंग की वजह से और यहाँ पर मॉब वायलेंस और लिंचिंग की वजह से जो भी वायलेंस हो रहा है इसे खत्म करने की कोशिश करो। फिर इन शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्डिक्ट इन 2018 इन विच पटिशनर शॉट द कोर्ट्स इंटरवेंशन इन कर्बिंग ऑनर किलिंग। फिर टॉप कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी खाप पंचायत यहाँ पर ऑर्डर देते हैं और जो भी दो कंसेंट होते हैं यहाँ पर दो लोग होते हैं अडल्ट होते हैं और वो अगर शादी करने की कोशिश करते हैं भले वो अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उनका यहाँ पर जो ऑनर किलिंग हो जाती है तो बेसिकली इन सबको रोकना है और अगर 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स अपने मन मर्जी से शादी कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से लीगल है। The top court ruled that any attempt by Khap Panchayats or any other assembly to scuttle or prevent 2 consenting adults from marrying is absolutely illegal। तो अगर यहाँ पर खाप पंचायत ये शादी रोकने की कोशिश करे या शादी ना रोके तो ऑनर किलिंग करे तो ये पूरी तरीके से इलीगल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्टेट्स को कहा गया था कि आप इस रूल से कंप्लाई करो, जो भी हमने रूलिंग दी है इससे आपको कंप्लाई करना, उसके लिए आपको लॉज बनाने हैं क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको इन रूलिंग से कंप्लाई करना है। अब हम आगे चलते हैं। इकॉनमी ग्रोइंग नो नीड टू गो टू इंडिया। अब बांग्लादेश जो बांग्ला बॉर्डर फोर्स चीफ है उनका ये कहना है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको इंडिया में आने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बांग्लादेश की इकॉनमी है वो बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। तो व्हाइल इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश कंटिन्यूज टू रिमेन अ पॉलिटिकल इशू इन इंडिया, the Bangladesh border force chief told its Indian counterpart that the country's economy is growing steadily and there is no need for its citizen to go to India to earn a living। तो बेसिकली हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है इलीगल जो माइग्रेशन होता है बांग्लादेश से, लेकिन इनका ये कहना है कि बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अब इनके यहाँ के जो लोग हैं उनको इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें तो एस सच पर कैपिटा इनकम जो बांग्लादेश की थी वो 2020-21 में इंडिया से लगभग $4 या $5 इंक्रीज़ हो गई थी। अब हम आगे चलते हैं। आप प्रेसिडेंट फॉर आर टाइम, इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसा। तो देर इज़ मच टू सेलिब्रेट इन द इलेक्शन ऑफ द्रौपदी मुर्मू एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन मुर्मू द कंट्री नॉट ओनली हैज़ अ संथाल ट्राइबल वुमेन, तो शी इज़ अ संथाल ट्राइबल वुमेन, ये आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए। फिर ये बताया गया है कि उनका राइस कहाँ से हुआ है, उनका राइस बेसिकली वेस्टर्न ओडिशा से हुआ है जो कि काफ़ी ऐसे गरीब माना जाता है वो वाला एरिया। तो हर राइस फ्रॉम द ट्राइबल लैंड्स ऑफ वेस्टर्न ओडिशा टू बिकम द फर्स्ट सिटीजन इज़ अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि उनका पॉलिटिकल करियर क्या सारा 1997 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, फिर वो यहाँ पर गवर्नर भी रहीं कुछ टाइम तक, तो ये सब इसमें बताया गया है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हर्डल्स टू रिजोल्यूशन, तो ये हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है
इन विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड वर्सेस एक्सिस बैंक, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इट हेल्ड दैट द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कांट एडमिट एन इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन filed by a financial creditor merely because of financial debt exists and the corporate debtor has defaulted in its repayment। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, जो एनसीएलटी है वो इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन को सिर्फ इसीलिए एडमिट नहीं कर सकती कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसने फाइल की है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन, और यहाँ पर जो कॉर्पोरेट डेटर है उसने डिफ़ॉल्ट किया है। तो ये सिर्फ ये ग्राउंड नहीं हो सकता यहाँ पर एनसीएलटी को इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन को एडमिट करने का। अब ऑथर ने ये कहा, ये तो आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, बेसिकली अब और भी ज़्यादा कंडीशंस यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ पर क्या एप्लीकेबल हो सकता है आईबीसी। तो इंस्टेड द एनसीएलटी मस्ट कंसिडर एनी एडिशनल ग्राउंड्स। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एनसीएलटी को और भी एडिशनल ग्राउंड्स को कंसिडर करने की ज़रूरत है। अ क्रिटिकल एलिमेंट फॉर एनी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी लॉ इज़ द पॉइंट ऑफ ट्रिगर। और यही तो पॉइंट ऑफ ट्रिगर है कि यहाँ पर उन्होंने अपना पेमेंट किया ही नहीं, कॉर्पोरेट डेटर ने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दिया अपने रीपेमेंट पे, तो यही तो ट्रिगर है। लेकिन आपने ये कह दिया कि ये ट्रिगर हो ही नहीं सकता, एक और कोई एडिशनल ग्राउंड होने की ज़रूरत है। तो लॉ मस्ट क्लियरली प्रोवाइड द ग्राउंड्स ऑन विच एन इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर शुड बी एडमिटेड। अब इसकी वजह से क्या होगा, डिलेज बहुत ज़्यादा होंगे, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा होगी, और कंपनीज़ को एक तरीके का बहाना मिल जाएगा कि वो यहाँ पर एनसीएलटी में ना जाएँ। द बैलेंस शीट टेस्ट इज़ वन मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इंसॉल्वेंसी। लेकिन बैलेंस शीट भी तो तभी सही होती है जब यहाँ पर आपके जो ऑडिटिंग हुई होती है कंपनी की, वो क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मेंटेन हो। तो हो सकता है कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन ही ना हो, तो इसको तो कंसिडर नहीं किया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट्स लेटेस्ट रूलिंग इज लाइकली टू रेडिकली ऑल्टर दीज एक्सपेक्टेशंस इवन इफ एनसीएलटी इज सेटिस्फाइड कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट डेटर है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो ऐसे में आईबीसी में उसकी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी क्योंकि एक और एडिशनल ग्राउंड की ज़रूरत होगी और कंपनी इसी रूलिंग का फ़ायदा उठाएंगे। तो कॉर्पोरेट डेटर्स आर लाइकली टू यूज़ दिस प्रेसिडेंट टू द फुलेस्ट टू रेजिस्ट एडमिशन इनटू द आईबीसी। और इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिलेज होंगे, एडमिशन स्टेज में ही डिले होगा। उसके बाद यहाँ पर जितना ज़्यादा डिले होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर जो डिस्ट्रेस्ड बिजनेस है उसकी जो अंडरलाइंग वैल्यू है वो डिप्रिशिएट होती जाएगी। तो यही यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा सिख इंडस्ट्रियल कमीशंस एक्ट 1985 का था और उसके अंदर बनाया गया था BIFR नाम की संस्था। तो सीका हैड एस्टैब्लिश द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, और इसकी यही प्रॉब्लम थी कि इसमें बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस होते थे, बहुत ज़्यादा डिले होता था। तो एक केस में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था कि जो कंपनी है उसकी पूरी जो वैल्यू है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती थी, वैल्यू इतनी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो जाती थी। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर हमें अब NCLT में भी देखने को मिल सकती है। तो येट दिस डिसीजन मे हैव ओपन्ड अ पेंडोराज बॉक्स, पॉलिसी मेकर्स वुड बी वेल एडवाइज टू टेक नोट बिफोर हिस्ट्री स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और यही हमें देखने को मिलेगा, लिटिगेशन में डिले। इसके अलावा जो डिस्ट्रेस्ड कंपनी है उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन होता रहेगा। नेक्स्ट, अ मिक्स्ड बैग ऑफ फ्रीबीज। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि फ्रीबीज के चलते यहाँ पर वोट को लेने की कोशिश की जाती है। तो इशू मेड हेडलाइंस फॉलोइंग द प्राइम मिनिस्टर्स रीसेंट स्पीच कॉलिंग फॉर एन एंड टू दिस फ्री रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी यहाँ पर फ्रीबीज को रेफर किया गया है। कर्बिंग फ्रीबीज में नाउ बी अ पॉलिसी प्रायोरिटी। अब फ्रीबीज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको फ्रीबीज के नाम से क्या याद आता है? यहाँ पर जो अखिलेश यादव जी लैपटॉप बांट रहे थे, ये सब यहाँ पर ऑथर ने बताया, या तो फिर जो नीतीश कुमार यहाँ पर फ्री साइकिल्स बांट रहे थे। तो फ्रीबीज टिपिकली कंज्यूर अप इमेजेस ऑफ फ्री टेलीविजन्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द लेट जयललिता, फ्री साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नीतीश कुमार और लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अखिलेश यादव। लेकिन हम देखें ये एज सच फ्रीबीज तो हैं जो कि आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जितनी ज़्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है, फूड सब्सिडी दी जाती है। तो वाइल दीज आर द मोस्ट हाईली विजिबल एंड डिस्कस्ड फ्रीबीज, दे आर फिजिकली इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द मच लार्जर सब्सिडीज ऑन फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम। तो इनके ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है एज़ कम्पेयर टू दीज स्मॉल फ्रीबीज। Though curbed in recent years, these visible subsidies in government budgets remain a major source of fiscal stress. Technically, सब्सिडी का क्या मतलब होता है? सब्सिडी का मतलब ये होता है कि कोई भी सर्विस जो आपको मिलनी चाहिए थी अप्रोप्रिएट कॉस्ट पे, वो आपको कम कॉस्ट पे मिल रही है क्योंकि सरकार आपको यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो टेक्निकली अ सब्सिडी इज़ द अनरिकवर्ड कॉस्ट ऑफ एनी सर्विस और गुड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अब सब्सिडी बहुत सारे चीज़ों पर यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन फ्री दी जाती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में यहाँ पर आपका इलाज फ्री में होता है। तो एग्जांपल्स इंक्लूड द अनरिकवर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, इरिगेशन, पावर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। अब इसमें फ्रीबीज देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एजुकेशन नहीं दोगे
और यहाँ पर कोई अगर स्कूल नहीं जाएगा तो आपका जो ह्यूमन है वो रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर फ्रीबीज देना ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ केयर में सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करोगे, हेल्थ केयर में आप यहाँ पर सब्सिडीज़ नहीं दोगे, फ्री हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड करोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैलेंगी। तो आपका यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी मोर्टालिटी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कुछ जगह यहाँ पर फ्रीबीज देना ज़रूरी हो जाता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ सब्सिडीज केम डाउन फ्रॉम 13% ऑफ GDP। तो अगर हम देखें तो 1987 और 88 में जो सब्सिडीज दी जाती थी वो 13% ऑफ GDP थी। अब 2015-16 में लगभग 10% ऑफ GDP हो चुका है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स फॉर लेस देन 30% ऑफ टोटल सब्सिडीज। फिर यहाँ पर मेरिट सब्सिडीज़ बताएगा, तो मैंने आपको बताया मेरिट सब्सिडीज़ वही होती है, फॉर एग्जांपल जो एजुकेशन पे दी जाती है, जो हेल्थ पर दी जाती है। तो ऑल गवर्नमेंट्स हैव प्रोवाइडेड अ फूड सब्सिडी। अब फूड सब्सिडी देना तो ज़रूरी है ना, अगर फूड सब्सिडी नहीं दोगे तो मैल न्यूट्रिशन होगा, स्टंटिंग होगी, वेस्टिंग होगी। तो ऑल गवर्नमेंट्स हैव प्रोवाइडेड अ फूड सब्सिडी फॉर पुअर हाउस होल्ड्स बाई bipartisan consensus for decades. It has been increased by the present government as relief during the COVID-19 crisis. तो ये होती हैं यहाँ पर मेरिट सब्सिडीज़, जिसकी वजह से कोई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट होती है। तो ये सब्सिडी देना ठीक है। फाइनली वी हैव सेपरेटेड आउट एक्सपेंडिचर ऑन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो वाटर सप्लाई में भी आपको यहाँ पर सब्सिडी देना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से अगर आप नहीं दोगे तो वाटर कंटामिनेशन होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर बीमारियाँ फैलेंगी। Thus, 2/3 of total subsidies, about 6% of GDP, are unwarranted freebies which should be eliminated. तो इनके अलावा जो सब्सिडीज़ हैं वो यहाँ पर एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। तो मेरिट सब्सिडीज़ के अलावा जो सब्सिडीज़ है वो यहाँ पर आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है, ऑथर ने उसकी बात की है, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, स्पेशली व्हेन द गवर्नमेंट इज फॉर गोइंग मच लार्जर सम्स ऑफ रेवेन्यू एज टैक्स कंसेशंस फॉर द रिच एंड बैंक्स। अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे विजय माल्या है, इतना सारा लोन लेकर फ्यूजिटिव हो गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनके यहाँ पर लोन्स NPA में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद बैंक्स उन लोन्स को राइट ऑफ कर देती है। तो ये देखें तो इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पर सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो स्पेशली व्हेन द गवर्नमेंट इज फॉर गोइंग मच लार्जर सम्स ऑफ रेवेन्यू एज टैक्स कंसेशंस फॉर द रिच एंड बैंक्स आर राइटिंग ऑफ वॉस सम्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। तो यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो लोन्स हो जाते हैं, बैंक्स उसको राइट ऑफ कर रही हैं। जो बहुत रिच कॉर्पोरेट्स हैं उनको यहाँ पर टैक्स कंसेशन दिया जा रहा है, तो उसके कंपैरिजन में तो सब्सिडीज़ के ऊपर बहुत कम खर्चा हो रहा है। मनरेगा इज़ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन ऐसे हम मनरेगा को यहाँ पर सब्सिडी नहीं कह सकते, क्योंकि वर्क के उसके बाद ही आपको यहाँ पर पेमेंट दिया जाता है। और कुछ का ये मानना है कि यहाँ पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करने की वजह से एक तरीके से आर्टिफिशियली जो डिमांड है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो देयर आर ऑल्सो प्योर कैश ग्रांट स्कीम, जैसे कि PM किसान सम्मान निधि। द यूजुअल कंप्लेंट अगेंस्ट सच स्कीम्स इज दैट दे आर्टिफिशियली रेज रूरल वेजेस, और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो और ज़्यादा अच्छा काम ढूंढने की कोशिश नहीं करते। उनको ये लगता है ठीक है गुजारा हो रहा है ना, तो और ज़्यादा अच्छा काम ढूंढ कर क्या करेंगे। तो सिंस मनरेगा एंड सिमिलर स्कीम्स इन द स्टेजेस पे मच लेस देन द मिनिमम वेज, और इसकी वजह से यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि एज सच तो हमें नहीं लगता कि डिमांड कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो डायरेक्टली कैश मिल जाता है वो लिकर के ऊपर खर्च कर दिया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स किए गए थे। और इसके अलावा रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स मध्य प्रदेश की एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है सेवा, उसके द्वारा किए गए थे। और उसमें हमें ये पता चला ये जो भी एक्स्ट्रा कैश दिया जाता है इसकी वजह से जो मेनली यहाँ पर खर्च किया जाता है इस कैश को, वो किया जाता है बेटर एजुकेशन के लिए। इसके अलावा रिपेयरिंग ड्वेलिंग हट्स, जहाँ पर भी वो रहते हैं हट में, उसको सही करने के लिए, और इसके अलावा अपनी डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए। तो एज सच तो हमें कहीं भी ऐसी फाइंडिंग्स नहीं मिल रही हैं कि जो भी एक्स्ट्रा कैश दिया जाता है वो लिकर में यूज़ कर लिया जाता है। तो अगर हम देखें तो ये देना ज़रूरी है अगर हमें अपने रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है हॉलोनेस ऑफ एग्जाम वॉरियर्स। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया जो टॉपर्स हैं वो एक तरीके के रोबोट बन गए हैं। एवरी ईयर अराउंड दिस टाइम व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस कम, अ डिस्टर्बिंग क्वेश्चन हॉन्ट्स मी इज दैट इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग टॉपर्स, जो बच्चे हैं वो अपने आप को खोते चले जा रहे हैं। और सिर्फ ज़िंदगी का यही सार नहीं होता कि आपको टॉपर बनना है, ज़िंदगी उसके आगे भी बहुत कुछ होती है। However, the irony is the prevalent practice of education, जो कि ये कहती है कि मतलब बेसिकली हर स्टूडेंट क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि 1 सेकंड में पढ़ लूँ, अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो कोई और पढ़ रहा है, वो मुझसे आगे निकल जाएगा। How can there be wonder if right from nursery class the children of the aspiring class are instructing to internalize that everything has already been decided for them, कि उनको यही पढ़ना है, ऐसे ही करना है, वो अपना यहाँ पर क्यूरियस माइंड को यूज़ ही नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर फिर ऑथर ने कोई वेस्ट बंगाल के टॉपर का एग्जांपल दिया कि वो वेस्ट बंगाल का टॉपर कुछ ऐसा कह रहा था कि उसने तो कभी कोई फ्रेंड्स ही नहीं बनाए क्योंकि उसको लगता है कि फ्रेंड्स तो वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग द स्कूल रूटीन ही गोज़ टू 7 प्राइवेट ट्यूटर्स। फिर लगभग 10 से 12 घंटे वो पढ़ाई करता था और उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे क्योंकि उसको लगता था अगर वो फ्रेंड्स बनाएगा तो उसका वो टाइम वेस्टेज होगा। तो ऑथर को बहुत बुरा लगा। ऑथर फेल्ट लाइक क्राइंग। द सिस्टम हैज़ किल्ड हिज चाइल्डहुड, हिज वंडरफुल एडोलेसेंट डेज एंड हिज जॉय एंड वंडर। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। बेसिकली हम टॉपर्स नहीं, हम रोबोटिक परफॉर्मर्स बना रहे हैं। तो इस it that our toppers are becoming like robotic performance measuring the utility of every fragment of second। कि यहाँ पर जो स्टूडेंट उसको यही लग रहा है कि मैं 1 सेकंड क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, इतने में तो मैं फिजिक्स के MCQ कर लेता या मैं कुछ और पढ़ लेता। इसके अलावा अगर आप देखो किसी भी टॉपर से पूछो वो यही बताएगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं तो मैं इंजीनियर बनूंगा, नहीं तो मैं IAS ऑफिसर बनूंगा। तो मतलब एक तरीके का स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि इसके अलावा आपकी सोच जो है वो डेविएट हो ही नहीं सकती है। तो This frightens me. It is really sad to see them without rebelliousness, without alternative imagination and without the kind of madness। तो ऑथर ने हमारे जो एजुकेशन सिस्टम उसमें प्रॉब्लम बताई है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। एंड व्हाट काइंड ऑफ द सोसाइटी वी हैव क्रिएटेड, यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है। फिर ऑथर ने यहाँ पर कोटा का एग्जाम्पल दिया है। कोटा में जो एजुकेशन सिस्टम अगर देखो तो उसकी बहुत ज़्यादा डार्क रियलिटी है। एक तरीके की सब लोग एक लाइफ किलिंग रेस में हैं और जिसमें सब लोग खुद को खोते चले जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हस्ता लविस्ता इसका मतलब होता है, ये स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब होता है सी यू लेटर या गुड बाय। ये रनिल इन द राजपक्षास, तो यहाँ पर रनिल विक्रमसिंघे ये बहुत ज़्यादा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये राजपक्षा से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। बेसिकली मतलब राजपक्षा ने इनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया है क्योंकि एज सच तो देखें तो राजपक्षा वाले जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्हीं ने इसके लिए वोट किया ना, तभी तो ये यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन ये लोगों को ये दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर राजपक्षास की वजह से इनको प्रेसिडेंटशिप नहीं मिली है। लेकिन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक तरीके से हम देखें तो ये राजपक्षा के प्रॉक्सी ही तो हैं। तो बस इस आर्टिकल में यही लिखा है। नेक्स्ट है काली बेन। अब काली बेन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवोलेट है क्योंकि इट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू सिख रिलीजन एंड हिस्ट्री। जो फर्स्ट गुरु थे नानक देव, उनको एनलाइटनमेंट इसी काली बेन पर ही मिला था। व्हेन गुरु नानक देव वॉज स्टेइंग एट सुल्तानपुर लोधी विद हिज सिस्टर बेबे नानकी, ही वुड बेथ इन द काली बेन। ही डिसअपियर्ड इनटू वाटर्स वन डे, और उसके बाद थर्ड डे वो यहाँ पर एमर्ज हुए जब उनको एनलाइटनमेंट मिल चुकी थी। इसीलिए ये जो रिवर है रिवोलेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 165 किलोमीटर रिवोलेट स्टार्ट्स फ्रॉम होशियारपुर, रन्स अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट एंड मीट्स द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर ब्यास एंड सतलज इन कपूरथला। लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। इसका यहाँ पर क्लीनिंग प्रोग्राम चल रहा है कि इसको साफ़ किया जाए। अगर अभी हम देखें तो बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुका है, लेकिन जो क्लीनिंग प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा स्लो पेस पर चल रहा है, तो उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर ये बताया गया है जो केसेस ऑफ क्राइम है अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वो इंक्रीज़ हो चुके हैं 2018 से, अगर हम 2020 में कंपेयर करें तो केसेस रजिस्टर फॉर क्राइम्स अगेंस्ट SCs रोज फ्रॉम 42,000 टू 50,000 और STs में 6,500 से लगभग 8,000 तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर केसेस अगेंस्ट SC ST इंक्रीज़ हुए हैं। फॉर फ्यूचर डॉलर एक्सपेंसेस शुड यू इन्वेस्ट इन US मार्केट्स नाउ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डॉलर में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने किसी बच्चे को एजुकेशन के लिए US भेजना है, तो आपको पता है आपको डॉलर में यहाँ पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जो रुपी है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा रुपीज़ शेल आउट करने पड़ेंगे सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स को खरीदने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर ऑथर ने बताया आप क्या कर सकते हो। तो एज द रुपी हिट 80 अगेंस्ट द US डॉलर दिस वीक, वन ऑफ द बिग कंसर्न्स अबाउट इंडियंस, जो कि जिनको पता है कि फ्यूचर में उनको डॉलर को स्पेंड करना है क्योंकि उनको अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है US वगैरह, तो वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओवर द लास्ट 11 मंथ्स जो रुपी है वो 10% तक डिप्रिशिएट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी 7.2 लाख दोगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 8 लाख रुपए देने पड़ जाएं। तो वी बिलीव द US डॉलर विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर देन द इंडियन रुपी, क्योंकि ट्रेडिशनली जो इंडिया है वो एक करंट अकाउंट डेफिसिट इकॉनमी है, जो US है वो यहाँ पर करंट अकाउंट सरप्लस इकॉनमी है। तो रुपी जो है वो डेप्रिशिएट ही होगा। तो ऐसे में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अंडर द LRS फ्रेमवर्क। तो LRS फ्रेमवर्क में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को परमिट करता है कि आप रिमिट कर सकते हो एक साल में $2,50,000 करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। इसके अलावा IFSC प्लेटफॉर्म जो कि इंडियन इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स जो 50 लीडिंग US कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो इंडियन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी को डॉलर्स में पता हो कि उसको स्पेंड करना है आगे 10-12 महीने के बाद, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ये यहाँ पर ऑथर ने सोल्यूशन दिया है। अब हम आगे चलते हैं। रशिया ने नेचुरल गैस का फ्लो रोक दिया था, लेकिन अब वापस से नेचुरल गैस का फ्लो स्टार्ट कर दिया है थ्रू द नॉर्ड स्ट्रीम 1, लेकिन 40% कैपेसिटी पे ही स्टार्ट किया है।
जो इटली के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो द्रागी, उनका रेजिग्नेशन हो गया है क्योंकि उनकी जो यहाँ पर कोalition थी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाई, तो वापस इलेक्शंस होंगे इटली में। FBI रिटर्न्स विद 1799 करोड़ इनफ्लो। तो इतने दिनों से तो हम यही न्यूज़ पढ़ रहे थे कि जो FBI हैं उनका आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन अभी इनफ्लो हुआ है। दिस इज़ गुड न्यूज़। तो हमारा जो रुपी है वो थोड़ा सा डिप्रिशिएट कम हुआ है, तो रुपी रिकवर हो गया। 79.99 था तो 79.95 हो गया, 4 पैसे रिकवर हो गया अगेंस्ट द US डॉलर। फिर यहाँ पर जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दिया है इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए। तो सब यहाँ पर अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो बैंक ऑफ जापान है ये अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं कर रहे। मीनवाइल द बैंक ऑफ जापान ऑन थर्सडे रिमेन्ड एन आउटलायर अमंग सेंट्रल बैंक्स एज इट प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन। तो वहाँ पर भी इन्फ्लेशन है, लेकिन उसके बाद भी वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें तो ग्रोथ पर फोकस करना है। नेटफ्लिक्स अपना एड सपोर्टेड वर्जन नेक्स्ट ईयर से इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स लगातार कम हो रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो कि यहाँ पर नीति आयोग ने निकाला है, जिसमें कर्नाटका फर्स्ट आया, तेलंगाना सेकंड और हरियाणा थर्ड। तो टॉप 3 स्टेट्स रहे हैं इन नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पेज पर हमने द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पढ़ा, जो कि 15th प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। फिर हमने क्रॉस वोटिंग डिस्कस की कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो MPs MLAs हैं वो अपने कॉन्शियस के अकॉर्डिंग वोट कर सकते हैं, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको इसको ही वोट करना है बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी और बाय एनी अदर पर्सन। फिर यहाँ पर हमने देखा कि IIMs में सोशल डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा कम है, SCs STs और OBC का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है। फिर यहाँ पर हमने MTP एक्ट देखा कि 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन 20 से 24 हफ्तों में अबॉर्शन करा सकती हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ वुमेन है। फिर हमने चीता को देखा। नेमीबिया से हम 8 चीता ला रहे हैं, साउथ अफ्रीका से हम 12 चीता ला रहे हैं, और इंडिया में हम चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, और रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा कूनो पालपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज है वो है 62 साल, सुप्रीम कोर्ट की 65 साल। इसको इंक्रीज़ करने की बात की गई, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। इंक्रीज़ करने का क्या रीज़न दिया जाता है, तो यहाँ पर जो जुडिशियल वैकेंसीज़ है वो कम होंगी। दूसरी बात, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो थोड़े केसेस यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि रिटायरमेंट के बाद जजेस को ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव से उनको कोई जॉब मिल जाए, तो ऐसे में वो गवर्नमेंट को फेवर कर सकते हैं रूलिंग करते समय। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो रिटायरमेंट के बाद कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और हाई कोर्ट में वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 58th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज है रिटायरमेंट की वो इक्वल कर देनी चाहिए। फिर जस्टिस वेंकटचलिया रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो हाई कोर्ट के जजेस की यहाँ पर रिटायरमेंट एज है उसको इंक्रीज़ करके 65 कर देना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट की उसको यहाँ पर 68 कर देना चाहिए। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 150 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया है कि ये जो रिपोर्ट है इसकी मेथडोलॉजी ही सही नहीं है। फिर अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने 2 केसेस डिस्कस किए। 2018 की रूलिंग तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यहाँ पर कोर्ट का ये कहना था ये जो मॉब लिंचिंग और ये मॉब वायलेंस हो रहा है इसको ख़त्म करने के लिए जो स्टेट्स हैं उसको कुछ मेजर लेने चाहिए। और इसके अलावा 2 अगर यहाँ पर अडल्ट हैं, कंसेंटिंग अडल्ट हैं, वो जिससे चाहें शादी कर सकते हैं। यहाँ पर जो खाप पंचायत जो हैं वो जो ऑनर किलिंग वगैरह करते हैं पूरी तरीके से इलीगल है। फिर यहाँ पर बांग्ला बॉर्डर फोर्स चीफ का ये कहना है कि जो इंडिया की बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत अच्छी ग्रो हो रही है और बांग्लादेश के लोगों को इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में ये कहा गया है कि सिर्फ यहाँ पर अगर जो कॉर्पोरेट डेटर है वो अगर डिफ़ॉल्ट कर देता है रीपेमेंट पे, तो सिर्फ ये कंडीशन नहीं हो सकती है IBC में एडमिट करने के लिए केस को। तो ऑथर ने यही कहा है कि ये तो आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि इस कंडीशन के अलावा अभी और भी कंडीशंस प्रूफ करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही IBC में यहाँ पर एडमिशन हो सकता है केस का। इसकी वजह से जो डिस्ट्रेस्ड कंपनी है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर लगातार ख़त्म होती जाएगी और बहुत ज़्यादा लिटिगेशन होगा, डिस्प्यूट होगा, डिले होगा, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए पॉलिसी मेकर को इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया मिक्स्ड बैग ऑफ फ्रीबीज। तो ऑथर ने यहाँ पर कुछ मेरिट सब्सिडीज़ बताई हैं जो कि देना ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, तो ये सब्सिडीज़ देना ज़रूरी है। अच्छा पानी, वाटर, सैनिटेशन, तो ये सारी फैसिलिटीज़ देना ज़रूरी है। ऐसा अगर हम देखें तो फ्रीबीज पर कम पैसा खर्च होता है, जो कि यहाँ पर लोन्स राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, जो टैक्स कंसेशन कॉर्पोरेट्स को दे दिया जाता है। फिर हॉलो नॉस ऑफ एग्जाम वॉरियर्स। तो यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरीके का रोबोटिक परफॉर्मर्स बना रहा है। जो बच्चे का यहाँ पर क्यूरियस माइंड है वो सब पूरी तरीके से ख़त्म होता जा रहा है, ये सब इसमें बताया गया। फिर हमने आगे डिस्कस किया जो SC और STs के अगेंस्ट क्राइम रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिर काली बेन डिस्कस किया। काली बेन में यहाँ पर जो गुरु नानक जी थे उनको यहाँ पर एनलाइटनमेंट मिला था, ये हमने डिस्कस किया। फ्यूचर डॉलर एक्सपेंसेस के लिए कैसे आप खुद को हेज कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पर LRS स्कीम के अंतर्गत
$2,50,000 हर साल रेमिट कर सकते हो फॉर करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। फिर हमने IFSC प्लेटफॉर्म डिस्कस किया जो कि NSE का इंटरनेशनल एक्सचेंज है, तो आप यहाँ पर US की टॉप 50 लीडिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया नॉर्ड स्ट्रीम 1, तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 के थ्रू वापस से सप्लाई शुरू हो गई, लेकिन वो 40% ऑफ द कैपेसिटी पे ही शुरू हुई है। फिर इटली के प्राइम मिनिस्टर जिनका रेजिग्नेशन हो गया है, जिनका नाम है मारियो द्रागी। फिर यहाँ पर इंडिया में FPIs का रिटर्न हुआ है, लगभग 1800 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी वजह से रुपी यहाँ पर रिकवर हुआ है। फिर यहाँ पर जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने अपने रेट हाइक किया है क्योंकि इन्फ्लेशन से उसको फाइट करना है, लेकिन बैंक ऑफ जापान को अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इन्फ्लेशन से। उनका ये कहना है कि अभी तो हमें ग्रोथ पर फोकस करना है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।